Once again, welcome you all to my channel BCC Agriculture. We are going to start our third part of tillage and tilth under the course of Fundamental of Agronomy. Last lecture में हमने कुछ important टॉपिक कवर किया था जिसमें हमने टाइप्स ऑफ टिल्थ एंड टाइप्स ऑफ टिलेज देखा था। जैसे कि टाइप ऑफ हम एक रिकवर कराना चाहें लास्ट लेक्चर का जो भी मैंने कंटेंट या जो भी टॉपिक डील किया था उसके बारे में। तो टाइप्स ऑफ टिल्थ हमने डील किया था। उसके बाद टाइप ऑफ टिलेज मेनली टाइप ऑफ टिल्थ के अंदर फाइन एंड कोरस आता है। एंड फाइन टिल्थ मेनली हम स्मॉल सीडेड क्रॉप के लिए यूज करते हैं एंड कोरस फॉर बोल्ड सीडेड क्रॉप्स। एंड टाइप ऑफ टिलेज मेनली टिलेज को थ्री टाइप्स के होते हैं: ऑन सीजन, ऑफ सीजन एंड स्पेशल टाइप ऑफ टिलेज। एंड फर्दर ऑन सीजन टिलेज को हमने देखा था बहुत दो टाइप में बांटा गया था: प्रेपरेटरी एंड इंटर या इंटर कल्टिवेशन। देन आफ्टर हमने प्रेपरेटरी को भी डिवाइड किया था थ्री टाइप में: प्राइमरी, सेकेंडरी एंड सीड बेड प्रिपरेशन। मैंने बताया था कि हमेशा ये सीक्वेंस में ही हम लोग प्राइमरी प्रेपरेटरी टिलेज करते हैं। फर्स्ट प्राइमरी, देन वी गो फॉर सेकेंडरी एंड देन फॉर सीड बेड प्रिपरेशन। तो यही हमेशा रहता। उसके बाद हमने डील किया था इंटर कल्टिवेशन। मेनली आफ्टर जब क्रॉप स्टैंडिंग पोजीशन में रहता है तो उसके बीच में जो भी हम वीडिंग या जो भी अदर एक्टिविटी करते हैं जिससे क्रॉप अच्छे से डेवलप हो पाए तो उसको इंटर कल्टिवेशन कहते हैं। तो आफ्टर दैट हमने यहाँ तक क्लियर किया था। तो हमको आई होप दिस इज़ ऑल क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू। एंड हम आगे प्रोसीड करते हैं। और जो भी किसी को डाउट है, जो भी मेरे लेक्चर देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। यदि आपको ऐसा ही वीडियो कोई और कोर्स के से रिलेटेड चाहिए तो कमेंट करें। आई होप हम वीडियो बना देंगे जो भी फर्स्ट सेमेस्टर से रिक्वायरमेंट है। और जो भी अदर या कोई भी आप रिक्वायरमेंट करते हो प्लीज़ कमेंट करें, हम देख सकते हैं कि आपका क्या रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। यदि होने लायक होगा तो हम जल्दी ही अपलोड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना थर्ड पार्ट ऑफ दिस लेक्चर। जैसे कि हमने टाइप ऑफ टिलेज में देखा था, ऑन सीजन टिलेज को हम लोग कम्प्लीटली डील किया था, देयर टाइप्स एंड देयर डिफिनीशन। एंड देन आफ्टर वी आर गोइंग टू टॉक्स अबाउट ऑफ सीजन टिलेज। इसमें भी हम सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे एज डिफिनीशन, देन टाइप्स एंड देन टाइप्स एक्सप्लेनेशन। तो इसको फॉलो करके हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा और तो अच्छे से ग्रैप्स करने का कोशिश कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी नहीं, आपको ये हर एक जो भी कोर्स है उसमें इंपॉर्टेंट कनेक्टिविटी इसका हर एक कोर्सेज में रहेगा। तो आई थिंक यू हैव टू क्लियरली अंडरस्टैंड टॉपिक ऑल द टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर। So let's start. Off-season tillage. Tillage operation is done for the conditioning the soil during uncrop season with the main objective of water conservation. टीलेज ऑपरेशन हम करते हैं जिसमें हम क्रॉप सोन नहीं कर रहे हैं, ऑन क्रॉप सीजन, जिसमें हम क्रॉप जिस सीज़न हम क्रॉप यदि प्लान करते हैं हम इस सीज़न क्रॉपिंग नहीं करेंगे तो ऐसा टीलेज ऑपरेशन जो हम अनक्रॉप सीजन करते हैं जबकि हम उस सीज़न में हम क्रॉपिंग नहीं करेंगे तो उसको ऑफ सीजन टीलेज कहते हैं। और इसका कुछ मेन ऑब्जेक्टिव होता है, हम किस लिए ऑफ सीजन टीलेज करते हैं। तो इसका कुछ मेन ऑब्जेक्टिव है कि वाटर कंजर्वेशन, कि जो भी वाटर है वो ज़्यादा कंजर्व हो पाए और प्रॉपर यूटिलाइजेशन वाटर हो पाए। जो भी वाटर है कोई वाटर का वेस्टेज ना हो। लेवलिंग टू द डिजायर ग्रेड, और एक स्पेसिफिक लेवलिंग ऑफ सॉइल हो पाए कि जो भी न्यूट्रिएंट और जो भी वाटर मॉइस्चर जो भी ऑर्गेनिक मैटर है उसका एक प्रॉपर बैलेंसिंग वे में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो पाए लैंड पे जो भी हमारा प्लॉट है सॉइल का। लीचिंग टू रिमूव सॉल्ट फॉर सॉइल रिक्लेमेशन। दैट्स मीन लीचिंग, मेनली हम लीचिंग उसको कहते हैं कि जो भी कंटेंट वाटर के थ्रू नीचे जाता है उसको लीचिंग कहते हैं। जैसे वाटर में सॉल्ट या जो भी अदर कंस्टिट्यूएंट मिक्स अप होके वो नीचे जाता है तो इस प्रोसेस को लीचिंग कहते हैं। तो लीचिंग टू रिमूव सॉल्ट फॉर सॉइल रिक्लेमेशन। दैट्स मीन सॉइल जो भी यदि किसी सॉइल में सॉल्ट का कंसनट्रेशन हाई है तो मे बी वहाँ क्रॉप डेवलप नहीं हो, दैट्स मीन अनफिट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द क्रॉप। तो हम उस प्रोसेस के लिए लीचिंग करवाएंगे कि जो भी सॉल्ट एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सॉल्ट है वो लीच हो जाए, दैट्स मीन नीचे बैठ जाए, सेडिमेंट हो जाए, तो वो सॉइल जो होगा वो बेनिफिशियल हो जाएगा क्रॉपिंग के लिए। तो रिक्लेमेशन का मतलब होता है कि जो भी अनफिट सॉइल है, जो भी
बैड सिचुएशन में है तो उसको प्रॉपर सिचुएशन में लाके और उसको एक बेटर और जनरल लैंड या प्लॉट बना पाए। रिड्यूसिंग द पॉपुलेशन ऑफ पेस्ट एंड डिजीज इन द सॉइल, हम ऑक्सीजन टीले इसलिए भी करते हैं कि जो भी पेस्ट है, डिजीज है, जो आइदर क्रॉप में डेवलप हो जाते हैं या जो भी सॉइल के थ्रू फैल जाते हैं, तो इसके लिए भी करते हैं कि ये जितना कम हो सके तो हमारे जो भी क्रॉप्स को इफ़ेक्ट कम हो और हम पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड पर कम डिपेंडेंट रहे यदि हम ये प्रॉपर मेथड फॉलो करते हैं ऑक्सीजन टीलेज का। फर्दर हम बात करते हैं इसको हम कितने डिफरेंट टाइप में क्लासीफाई किए हैं। फर्स्ट स्टेबल और पोस्ट हार्वेस्ट टीलेज, देन समर, देन विंटर एंड देन फॉलो। नेम से कुछ चीज़ें क्लियर है एंड आप नेम से भी अभी हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन आप एज ट्रिक के लिए और बाद में लॉन्ग टाइम रिमेम्बरिंग के लिए एज नेम से भी याद रख सकते हैं कि ऐसे नेम है तो इसका क्या डिफिनीसन होगा, या कि कभी बाई चांस हम भूल जाते हैं तो ऐसे कैसे हम लिख सकें। तो इसको डिटेल में पढ़ते हैं और आप ट्रिक जैसे सिर्फ आप टाइप से याद रखिएगा तो आप अपने से लिख पाइएगा। तो आई होप यू क्लियरली अंडरस्टैंड ऑक्सीजन टीलेज एंड वी आर गोइंग टू प्रोसीड देयर टाइप्स। स्टेबल और पोस्ट हार्वेस्ट टीलेज। स्टेबल मैंने बताया था जो भी क्रॉप्स होता है तो हम सीकल या जो भी हसुआ हम जिसको कहते हैं कुछ ज़मीन से वही 5 इंच या 6 इंच ऊपर से हम काट देते हैं। जो भी उसका रूटेड प्लांट होता है, जो ग्राउंड से अटैच है, उसके ऊपर कुछ हाइट तक हम उसको छोड़ देते हैं, लेफ्ट आउट कर देते हैं, उसको स्टेबल कहते हैं। तो एक टीलेज ऑपरेशन ऑफ टीलेज के अंडर दैट टाइप है स्टेबल और पोस्ट हार्वेस्ट टीलेज। Tillage operation carried out immediately after the harvest of crop to clear off the weed and the crop residue and to restore the soil structure. जैसा कि हम जानते हैं जो भी हम क्रॉपिंग करते हैं तो उसके बाद मिट्टी टाइट हो जाता है, क्योंकि जो भी रूट होता है प्लांट का वो मिट्टी को एकदम कस के होल्ड कर लेता है। तो मिट्टी टाइट होता है जब तक हम उसको प्लॉगिंग ना करें, जब तक उसको अच्छे से लेबलिंग ना करें, तो वो उसका फिर से जो नेचुरल स्ट्रक्चर होता है फिर से क्रॉप्स सोन करने के लिए या सीड सोन करने के लिए डेवलप नहीं हो पाएगा। तो मेनली स्टेबल और पोस्ट हार्वेस्ट टीलेज हम तब करते हैं जब हार्वेस्टिंग हो जाता है क्रॉप्स का, और मेनली पर्पज़ होता है कि हम ऐसे जो भी स्टेबल है या जो भी अदर वीड्स कुछ डेवलप हो पाया है तो वो उसमें सॉइल में मिट्टी में मिल जाए और वो ऑर्गेनिक मैटर में डेवलप हो जाए। तो इसलिए हम पोस्ट हार्वेस्ट टीलेज करते हैं टू रीस्टोर द सॉइल स्ट्रक्चर एंड टू क्लियर ऑफ द वीड एंड द क्रॉप रेसिड्यू, जिससे हमारा जो भी वीड्स है या क्रॉप रेसिड्यू है वो दैट में इनकॉर्पोरेट हो जाए सॉइल में और हमको फिर से एक अच्छा सॉइल का स्ट्रक्चर मिल पाए जो कि न्यू सीड या न्यू सीजन के लिए एक अच्छा सपोर्टिंग या अच्छा फील्ड तैयार हो पाए। तो ये रहा स्टेबल और पोस्ट हार्वेस्ट टीलेज। हम फिर से बताना चाहेंगे इस मेथड में सिंपली हार्वेस्टिंग के बाद हम प्लॉगिंग करते हैं और जो भी स्टेबल होता है, जो भी वीड होता है वो सॉइल में ही हम लगा दे, जैसे में इनकॉर्पोरेट कर देते हैं, कट कट जैसे हम बार बार प्लॉगिंग करेंगे तो वो उसका जड़ उखड़ते जाएगा और उसी में मिल जाएगा, ताकि हम सॉइल का स्ट्रक्चर है फिर से डेवलप कर पाए। क्योंकि जब हम क्रॉपिंग करते हैं तो मिट्टी टाइट हो जाता है, क्योंकि जो भी मॉइस्चर ये सब है प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है और ट्रांसपिरेशन से वो लूज आउट हो जाता है, तो मिट्टी का स्ट्रक्चर हार्ड हो जाता है एंड जो भी रूट होता है उसका होल्ड करके रखता है मिट्टी, तो इसलिए हार्ड होता है। तो जब हम प्लॉगिंग करते हैं तो थोड़ा लूजनेस आ जाता है, तो इसलिए हम पोस्ट हार्वेस्ट टिलेज करते हैं। देन वी नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट समर टिलेज। मेनली कहीं कहीं गर्मी के मौसम में टेम्परेचर बहुत हाई होता है, यदि हम उस सीजन में टिलेज करके और ऑन सीजन टिलेज करने का कोशिश करें तो हम टिलेज ऑपरेशन तो कर पाएंगे, लेकिन यदि हम क्रॉप सोन करें तो जर्मिनेशन या फर्दर डेवलपमेंट ऑफ क्रॉप्स नहीं हो पाए कि हमको अच्छा यील्ड मिल पाए। तो इसलिए हम लोग समर टिलेज करते हैं ऑफ सीजन का, कि हम इस सीज़न में ऑफ सीजन में टिलेज कर लें और जैसे ही नेक्स्ट सीजन है तो हम उसमें अपना सोइंग ऑफ सीड कर दें। तो समर टिलेज को देखते हैं, ऑपरेशन बीइंग डन ड्यूरिंग समर सीजन। ये टिलेज हम मेनली समर सीजन में करते हैं इन ट्रॉपिक टू डिस्ट्रॉय द वीड एंड सॉइल बोर्न पेस्ट एंड डिजीज।
इन ट्रॉपिक एरिया, जो भी ट्रॉपिक एरिया कंटिनेंट या कंट्री आते हैं उसमें हम मेनली यूज करते हैं, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर थोड़ा हाई रहता है समर में, जिससे जो भी वीड है वो सब डिस्ट्रॉय हो जाता है, जो भी सॉइल बॉर्न पेस्ट है और डिजीज है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। हम जस्ट प्लॉगिंग करते हैं और उस प्लॉगिंग करके और जो भी उसका वीड है और जो भी उसका पेस्ट पैथोजन है वो एकदम हाई टेम्परेचर के एक्सपोज में आता है, जस्ट में कॉन्टेक्ट में आता है तो वो जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इसलिए हम समर टिलेज प्रेफर करते हैं इन ट्रॉपिक रीजन ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड हाई स्कॉचिंग हीट। चेकिंग द इरोजन एंड रिटेनिंग द रेन वाटर थ्रू द समर शॉवर। दैट मीन हम इससे इरोजन होने से भी बचा सकते हैं अपने फील्ड को, और जो भी वाटर जो भी समर सीजन में भी रेनफॉल होता है तो वो भी वाटर एब्जॉर्ब कर पाए, क्योंकि हम जब प्लॉगिंग करते हैं तो उसका कंपैक्शन कम होता है, लूजनेस पड़ता है, तो बीच में स्पेसिंग डेवलप होता है तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाता है। तो जो भी समर वाटर होता है तो वो दैट मीन्स ट्रांसपीरेट ना हो के वो उसमें स्टोर हो जाता है सॉइल में, तो इसलिए भी समर टिलेज करते हैं। विंटर टिलेज जैसा कि हम जानते हैं कहीं कहीं विंटर इतना अधिक होता है कि यदि हम क्रॉप सोन कर भी देते हैं तो वो स्नोफॉल से ढक जाएगा, तो इसलिए हम उस सीज़न में हम वीडिंग ये सब करेंगे तो जो भी वीड है एक्सपोज में आएगा हाई स्नोफॉल के या लो टेम्परेचर के, तो वो में भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इसलिए हम समर टिलेज करते हैं। प्रैक्टिस इन टेम्परेट रीजन, मेनली टेम्परेट रीजन में फॉलो करते हैं जहाँ टेम्परेचर काफ़ी लो हो जाता है विंटर में, where the temperature is severe that make the field unfit for the raising crop। जहाँ टेम्परेचर इतना हाई होता है कि हम क्रॉप डेवलप नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्लॉगिंग या डैट्स मीन टिलेज ऑपरेशन तो कर सकते हैं। टिलेज ऑपरेशन दैट टेक्स 15 to 20 डे, तो वो तो हमें कंप्रोमाइज़ हो जाएगा, और हम यदि जो अपना फील्ड है उसको छोड़ेंगे कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो जो भी ऑर्गेनिक मैटर है उसका कंटेंट बढ़ेगा, और क्योंकि कंटेंट बढ़ने का मतलब है कि जो भी परजेंट है वो डिकम्पोज होगा आराम से, और जब यूटिलाइज नहीं हो पाएगा तो उसमें न्यूट्रिएंट के फॉर्म में उसमें अवेलेबल रहेगा, और जब हम फर्दर क्रॉप ग्रोन करेंगे तो वो ईजिली एब्जॉर्ब करके और अच्छा डेवलपमेंट ऑफ क्रॉप हो पाएगा, जिससे यील्ड इंक्रीज हो। फॉलो टिलेज, सिंपली फॉलो टिलेज में हम जो भी इरेबल लैंड है जिसमें हम कल्टीवेशन करते हैं एक सीज़न के लिए हम छोड़ देते हैं, कि ऐसे कि जो भी न्यूट्रिएंट है उसका डिफिशियंसी हो गया तो वो अपना बैलेंस कर ले। तो आई होप दिस इज़ क्लियर ऑल ऑफ यू। इफ़ एनी कन्फ्यूजन यू कैन जस्ट कमेंट in comment box. I will definitely reply your comment and make a separate video on this topic if you are have any topic। स्पेशल टाइप ऑफ टिलेज, हमने दो टाइप ऑफ टिलेज कवर कर लिया, ऑन सीजन टिलेज एंड ऑफ सीजन टिलेज। लास्ट टाइप ऑफ टिलेज स्पेशल टाइप ऑफ टिलेज, इसके अंदर भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिलेज ऑपरेशन आते हैं, तो उसको भी हम डील करके इस टिलेज जो भी टिलेज का टाइप्स है हम उसको क्लियर कर लेंगे, और उसके बाद फर्दर हम डिफरेंट टॉपिक को प्रोसीड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्पेशल टाइप ऑफ टिलेज। जो भी इसका टाइप्स है आपको इम्पोर्टेंट है तो आपको याद रखना पड़ेगा, और इसका क्या डिफिनीशन है, और जो भी इम्प्लीमेंट यूज हो रहे हैं इस टिलेज ऑपरेशन में तो याद रखना पड़ेगा, ये मेनली इम्पोर्टेंट है। फर्दर आपको भी यूज आएगा जब आप फील्ड वर्क या कोई भी फील्ड विजिट करिएगा। तो सब सॉइल टिलेज या सब सॉइलिंग, it is done to cut or break the subsoil, hard pan or plug pan using subsoil plug and chisel plug. In this process soil is not inverted as happened during the ploughing। दैट्स मीन इम्प्लीमेंट कौन सा यूज करते हैं सब सॉइल टिलेज में, सब सॉइल प्लॉग, चीसल प्लॉग, दैट्स यू हैव टू रिमेंबर दिस इम्प्लीमेंट, सब सॉइल प्लॉग और चीसल प्लॉग। वंस अगेन सब सॉइल प्लॉग एंड चीसल प्लॉग यू हैव टू रिमेंबर, and why this is used for, this is used for the breaking hard pan and plug pan, that mean subsoil layer। तो एक्सप्लेन करते हैं इसको क्या है। सब सॉइल टिलेज में मेनली हम जो भी ऊपर वाला सॉइल रहता है तो हम नॉर्मल जो हम ट्रैक्टर से प्लॉगिंग करते हैं तो हमेशा हम ऊपर के सॉइल को इन्वर्ट लेबलिंग ये सब करते हैं, लेकिन जो एक लेयर के नीचे जो सॉइल आता है तो वो ट्रैक्टर का जो भी हेवी लोड रहता है उसके कारण दबता है, लेकिन ऊपर के सॉइल को तो हम एक एवरेज बना पाते हैं, लेकिन नीचे के सॉइल को हम एवरेज दैट मीन वाटर एब्जॉर्बिंग नहीं बना पाते। लेकिन यदि
कंटिन्यू जो हमेशा हम ऊपर के सॉइल को ही प्लॉगिंग करके उसके बाद लेवलिंग करके एक अच्छे सॉइल बनाए, लेकिन नीचे का सॉइल नहीं बनेगा अच्छा। तो जब हम लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर डालेंगे तो एक वो लेयर जस्ट रहेगा सॉइल का लेयर, लेकिन एक सीमेंटेड लेयर जस्ट इनपरमियस लेयर बना देगा, जिससे हम वाटर नीचे के अंदर इनफिल्ट्रेट नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हम उस लेयर को ब्रेक करने के लिए सब सॉइल टिलेज करते हैं। जैसे सपोज सॉइल का 3 लेयर है, तो हम ट्रैक्टर से फर्स्ट लेयर को हम डिस्टर्ब कर रहे हैं, लेकिन सेकेंड थर्ड लेयर अनडिस्टर्ब रह रहा है। तो सेकेंड और थर्ड लेयर हमेशा दैट्स मीन इम्परमियस लेयर बन जाएगा आफ्टर लॉन्ग टाइम। यदि हम फर्स्ट लेयर को ही डिस्टर्ब करते हैं सेकेंड लेयर, और क्योंकि ट्रैक्टर या जो भी इम्प्लीमेंट हम प्लॉग करते हैं प्लॉगिंग टाइम या लेवलिंग टाइम, तो हेवी होता है, तो ऊपर वाला सॉइल के कारण नीचे वाले सॉइल पर प्रेशर पड़ेगा, तो वो सब एकदम टाइट हो जाता है। तो इसके कारण रूट्स जो भी है प्लांट का वो उसको पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा सेकेंड लेयर को और थर्ड लेयर को। फर्स्ट लेयर को कर देगा क्योंकि हम उसमें प्लॉगिंग किए। तो इसलिए सब सॉइल टिलेज किया जाता है, और इसके लिए स्पेशल टाइप ऑफ इम्प्लीमेंट आता है, दैट मीन चिसल प्लॉग एंड सब सॉइल प्लॉग, जिससे हम नीचे का जो सब सॉइल हार्ड पेन जो एकदम हार्ड हो जाता है ड्यू टू कंटिन्यूअस हेवी लोड, दैट्स ट्रैक्टर या जो भी अदर मशीन यूज़ करते हैं हम फील्ड में, या हार्वेस्टिंग के टाइम या प्लॉगिंग के टाइम या इंटर कल्टिवेशन के टाइम, तो उसके कारण मिट्टी बहुत टाइट हो जाता है, तो वो ड्रेनेज भी अच्छा नहीं दे पाता, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी डिक्रीज हो जाता है, और हम लार्ज अमाउंट में ऑर्गेनिक मैटर डालते हैं तो वो एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाता, और लीचिंग भी काफ़ी हद तक डिस्टर्ब हो पाता है। तो इसलिए सब सॉइल टिलेज करते हैं, जिसमें हम हार्ड पैन को एक चिसल प्लॉग की मदद से जस्ट मीन्स हम जानते हैं सोइंग डेप्थ कितना होता है 25 to 30 सेंटीमीटर, लेकिन हम उसके नीचे तक हम मिट्टी को डिस्टर्ब करते हैं। ये सिंपल डिस्टर्बिंग नहीं होता जैसे कि हम प्लॉगिंग में करते हैं, जस्ट मिट्टी को इन्वर्ट करते हैं, वैसे टाइप का नहीं होता। जस्ट मीन हम मिट्टी को स्टीयर एक कम्प्लीटली स्टीयर कर देते हैं एकदम, कि नीचे का मिट्टी भी ऊपर आ जाए और नीचे का एकदम मिक्सिंग टाइप का मिट्टी हो जाए, क्योंकि अब मेनली ये कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं है, मेनली एक इंटरवल ऑफ टाइम के बाद ही हम करते हैं, जस्ट मीन 4 या 5 ईयर के बाद। तो आई थिंक दिस इज़ क्लियर। इट इज़ डन once times within 4 to 5 year of interval where heavy machine is used for the field operation, जहाँ की काफ़ी हेवी मशीन यूज होता है फील्ड ऑपरेशन के लिए, और जिससे जो भी मिट्टी का सब सॉइल लेयर है उसको भी हम क्रॉप्स के लिए हम अच्छा बेनिफिशियल बना पाते हैं। तो ये सब सॉइल टिलेज है, मेनली हम सब सॉइल टिलेज इसलिए करते हैं कि जो भी हार्ड पैन है उसको ब्रेक करें, और इसके लिए स्पेशल इंस्ट्रूमेंट यूज होता है चिसल ब्लॉक, और मेनली एक लॉन्ग टाइम ऑफ इंटरवल के पर करते हैं 4 to 5 ईयर। नेक्स्ट बात करते हैं लेबलिंग बाय द टिलेज। आई होप सब सॉइल टिलेज क्लियर होगा। लेबलिंग बाय द टिलेज दैट मीन्स एरेबल फील्ड रिक्वायर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड प्लांट फॉर यूनिफॉर्म क्रॉप ग्रोथ। दैट्स मीन जो भी हम क्रॉपिंग लैंड है वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो भी वाटर है जो भी न्यूट्रिएंट है वो रिक्वायर करता है, क्योंकि प्लांट एक अच्छे से यूनिफॉर्मली ग्रोथ हो पाए, जो भी क्रॉप्स है वो अच्छे से डेवलप हो पाए, ना कि एक एरिया में प्लांट बहुत ज़्यादा ईल्ड दे रहा है, एक एरिया में प्लांट कम ईल्ड दे रहा है एक ही प्लॉट में। तो वैसा नहीं होना चाहिए, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है वाटर और जो भी ईल्ड का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अच्छे से हो पाए। तो इसके लिए हम लेबलिंग बाय टिलेज करते हैं by the use of leveler and scraper. This is achieved that the field are kept fairly leveled। और जो इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं इसमें जो लेवल अच्छे से कर पाए, क्योंकि प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, हम जब भी इरिगेशन से वाटर डालेंगे तो एक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो पाए, ना कि वाटर एक जगह इकट्ठा हो रहा है जहाँ वाटर कंसनट्रेट हो जा रहा है और कहीं डिफिशियंट हो जा रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम एक प्रॉपर मैनर से लेवल करेंगे कि वाटर जो भी हम डाल रहे हैं, जो भी हम फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं तो अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो पाए। तो इसके लिए हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं लेवलर एंड स्क्रैपर। यू हैव टू रिमेंबर दिस टू इंस्ट्रूमेंट विच इज़ डन ऑन विच इज़ यूज्ड अंडर द लेबलिंग बाय द टिलेज कम अंडर द स्पेशल टाइप ऑफ टिलेज। वेट टिलेज मेनली हम राइस के लिए करते हैं, जो भी राइस जो भी हम सोन करते हैं तो उसमें जो भी
फील्ड होता है उसको एकदम पडल किया जाता है, दैट्स मीन हम कादो टाइप का एकदम फील्ड तैयार करते हैं, एकदम पानी रख के उसको जितना स्टीयर कर पाए, जैसे दैट्स मीन जितना उसको मिट्टी को और पानी को एक दूसरे से घोल पाए, तो इसको हम वेट टिलेज कहते हैं। टिलेज डन व्हेन द सॉइल इज सैचुरेटेड करने का मतलब है एकदम, दैट्स मीन जो भी स्पेसेस है प्रेजेंट इन द सॉइल वो कम्प्लीटली फिलअप होना चाहिए। दैट मीन जो भी दो सॉइल के बीच में जो इंट्रा और इंटर मोलिकुलर स्पेस है वो कम्प्लीटली फिल होना चाहिए, तो हम सैचुरेटेड कंडीशन कहते हैं। और उसमें जब सैचुरेटेड कंडीशन होता है तो जो भी एयर है वो अनअवेलेबल होता है, क्योंकि दैट्स मीन हम जानते हैं जिस वाटर का डेंसिटी हाई होता है एयर से, तो जब वाटर इंटर करता है तो एयर को एक्सेल आउट कर देता है, तो इसलिए वो सैचुरेटेड कंडीशन हो जाता है जहाँ एयर नहीं रहता, तो इसलिए एनारोबिक कंडीशन भी कहते हैं। वेयर वाटर लेवल इज मोर, जहाँ की पानी का कंसनट्रेशन या लेवल अधिक रहता। पडलिंग इन द राइस कल्टीवेशन इज एग्जाम्पल। पडलिंग दैट मीन जो भी बोले कि पानी डाल के उसके बाद ट्रैक्टर यूज करके एकदम मिट्टी को सानते हैं, दैट मीन बोल सकते हैं एकदम सानना, उसको हम वेट टिलेज कहते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। स्ट्रिप टिलेज, स्ट्रिप टिलेज करने का मतलब है कि एक प्लॉट है, हम जहाँ जिस रो में हम सोइंग करना चाहते हैं बस उसको हम प्लॉगिंग करेंगे, बाकी जो भी एरिया है फील्ड का हम उसको लेफ्ट आउट कर देंगे, वैसे ही कम्प्लीटली छोड़ देंगे। हम जिसमें हम सोन करना चाहते हैं, जिस लाइन में हम शो करना चाहते हैं, जैसे जैसे शो करना चाहते हैं बस उसी लाइन को उसी एरिया को डिस्टर्ब करेंगे, फर्दर किसी और एरिया को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। सपोज हम एक फील्ड में 5 लाइन में ड्रॉ यानी जो भी सीड है उसको सोन करना चाहते हैं, तो हम 5 लाइन में ही जो भी अपना खुरपी या कोदारी या जो भी ट्रैक्टर है उसको ऐसे चलाएंगे कि 5 रो बने, और बस उसी में हम जो भी अपना फर्टिलाइज़र ये सब डाल के उसमें हम सीड या क्रॉप सोन करें बस। तो इसको स्ट्रिप टिलेज कहते हैं। प्लॉगिंग डन एज द नैरो स्ट्रिप, नैरो पतला स्ट्रिप की तरह जहाँ पर हम क्रॉप सोन करेंगे। बाय मिक्सिंग एंड टिलिंग द सॉइल एंड लीविंग द रिमेनिंग सॉइल सरफेस अनडिस्टर्ब, और उसी में हम लेबलिंग और मिक्सिंग या जो भी प्लॉगिंग ये सब करेंगे, और जो बाकी जो एरिया है बाकी लैंड है जो सॉइल का उसको हम अनडिस्टर्ब करेंगे। क्लीन टिलेज रेफर टू द वर्किंग ऑफ द सॉइल ऑफ इंटायर फील्ड इन सच वे नो लिविंग मैटर इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब। क्लीन टिलेज मेनली हम कभी भी कर सकते हैं, कोई भी फील्ड में कर सकते हैं। क्लीन टिलेज में जो भी हम वेजिटेटिव पोर्शन है, जो भी प्लांट है, तो उसको हम कम्प्लीटली डिस्टर्ब करने का मतलब है कि कम्प्लीटली उसको हटा देते हैं, जो भी उसको ऐसा कर देते हैं कि वो फील्ड में प्रेजेंट ना रहे, कि जो भी हम क्रॉप सोन करेंगे सिर्फ वही प्रेजेंट रहे, उसके अलावा कोई भी वेजिटेटिव ऑर्गेन वहाँ पर प्रेजेंट ना रहे, ना कि स्मॉल वीड या वीड का एक सीड भी जो फर्दर प्लांट में डेवलप हो पाए, तो इसको क्लीन टिलेज कहते हैं। रेफर टू द वर्किंग ऑफ द सॉइल फॉर इंटायर फील्ड इन सच वे द नो लिविंग प्लांट, दैट मीन नो लिविंग प्लांट इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब, दैट मीन डिस्टर्ब, दैट मीन अनडिस्टर्ब। अनडिस्टर्ब करने का मतलब है छूटना नहीं चाहिए बिना डिस्टर्ब किए हुए, सबको डिस्टर्ब करना जो भी लिविंग प्लांट है, ऐसे उसको हम क्लीन टिलेज कहते हैं। प्रैक्टिस टू कंट्रोल द वीड एंड सॉइल बॉर्न पैथोजन एंड पेस्ट, जो भी एक्स्ट्रा सॉइल रहता है उसमें हम जो भी प्लांट ग्रो होता है तो वो मेनली वीड के अंदर पेस्ट और पैथोजन का डेवलपमेंट हो जाता है, तो हम जब पेड़ को ही पूरा कम्प्लीटली पुल आउट करके हटा देंगे तो वो जो भी पेस्ट है या जो भी पैथोजन है उससे रिलेटेड तो वो भी हट जाएगा, तो इसको हम क्लीन टिलेज कहते हैं। रिच टिलेज जैसा कि जो भी हम आलू का खेती करते हैं या शुगर कैन का खेती करते हैं, तो एक सॉइल का एक कतार बना के उसको और बीच में ऐसे गैपिंग दे के उसके बाद ऐसे करते हैं, तो उसको हम रिच टिलेज कहते हैं। इट इज रेफर्स टू फॉर्मिंग रिच बाई रिच फार्मर और रिच ब्लॉक फॉर द पर्पज ऑफ प्लांटिंग दैट्स मीन वेजिटेटिव ऑर्गेन का यूज करके हम प्लांट डेवलप करते हैं, जैसे पोटैटो एंड शुगर कैन हम बात किए थे टाइप ऑफ मेथड ऑफ सोइंग में। तो आई होप दिस इज़ क्लियर ऑल ऑफ यू, एंड यहीं पर हम इस लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। हम फर्दर बात करेंगे कुछ और टॉपिक के बारे में। ये लेक्चर थोड़ा लेक्चर या जो भी चैप्टर है वो थोड़ा काफ़ी लंबा है, तो इसलिए हम थोड़ा लंबा लेक्चर ही करके पूरा कंप्लीट करेंगे कि बहुत कम पार्ट बने इसका और जल्दी कंप्लीट हो पाए। तो I hope this is clear all of you, and any doubt you can comment in comment box, and any problem that's language related, yeah, in any that's mean
voice related, you can comment, and I hope I will improve this and try to sort out the problem. And thank you all for watching my channel. Keep loving and best of luck.